नमस्कार, कशिश न्यूज का जनादेश का खास बुलेटिन आप देख रहे हैं और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। आज के इस अंक में हम अब बात कर रहे हैं क्योंकि अब हम उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, 2 बज चुका है। परिणाम के वो आखिरी तस्वीरें अब लगभग स्पष्ट होती नजर आ रही है कि आखिरकार इन 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद परिणाम किसके खाते में जाता हुआ दिख रहा है। सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो इस बार के चुनाव में सबकी निगाहें जो है वो बंगाल पट्टी की थी, जहां पहली बार कमर खिलने जा रहा है। बहुमत से काफी आगे बीजेपी बढ़ी हुई है। सीटों की संख्या पर अगर हम बात करें तो 190 के पार का आंकड़ा कर चुकी है बीजेपी। असम में भी वही स्थिति है क्योंकि वापसी बीजेपी की हो रही है। तमिलनाडु में बात कर ले तो विजय की पार्टी सबसे आगे चल रही है और पुडुचेरी में भी एनडीए गठबंधन को एक तरफा बढ़त मिल रही है। इधर केरलम में यूडीएफ को एक तरफा बढ़त मिल रही है। तो इन 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद जो परिणाम अब सामने आए हैं वो एक एक कर हम आपको बता रहे हैं कि कौन से राज्यों में किस पार्टी ने अपनी पूरी जो ताकत झोंकी, उसका परिणाम जनता अब अपने मताधिकार के इस्तेमाल से उन्हें देती हुई नजर आ पाई है। लेकिन जो परिणाम सामने आए हैं बंगाल चुनाव पर, वहां बीजेपी में जो खुशी की लहर है वो देखते बन रही है। सीएम सम्राट चौधरी ने परिणामों पर खुशी जरूर जता दी है। सोशल मीडिया पर सम्राट चौधरी ने एक पोस्ट किया है, लिखा है, जहां पैदा हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो बंगाल हमारा है। बंगाल की जनता को ऐतिहासिक जनादेश के लिए धन्यवाद। यह जीत देश की एकता और अखंडता की जीत है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने शुभकामनाएं दी है इस जीत के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज ही फिलहाल दिल्ली से वापस लौटे हैं और बंगाल चुनाव परिणाम पर उनका एक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ये पोस्ट सामने आया है, जहां उन्होंने लिखा है ये तमाम चीजें। ये पोस्ट के जरिए वे खुशी जरूर जाहिर कर रहे हैं कि अब उन राज्यों में से एक राज्य पश्चिम बंगाल भी होने वाला है जहां बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन आखिरकार ये पलट कैसे हुआ, पश्चिम बंगाल में किस तरह से ऐसी स्थिति सामने आई और जनता ने किन मुद्दों को समझा, साकारा और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, कौन सा फैक्टर पश्चिम बंगाल में काम आया, इन विषयों पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ रहा है इस अंक में। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। कांग्रेस से हमारे साथ नदीम अंसारी जी हैं, बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। और बीजेपी से हमारे साथ राफिया नाज जी जुड़ी हुई है। राफिया नाज जी, आपका भी बहुत स्वागत है कशिश न्यूज पर। बीजेपी और कांग्रेस से सवालों की शुरुआत करें, लेकिन ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। इंद्रभूषण जी, आपसे सबसे पहले, आपने वो तमाम चुनाव देखे होंगे, तमाम राज्यों की हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हम पश्चिम बंगाल पर सबसे पहले आते हैं। 30 सालों से ज्यादा ममता बनर्जी ने जिस राज्य पे राज किया, आज वो गद्दी कहीं ना कहीं जाती नजर आ रही है। कारण क्या हो सकता है? इस बदलाव को जनता ने क्यों चुना? ये जो मत प्रतिशत बढ़ा, पिछले चुनाव से लेकर अब तक 10% तक का बढ़ाव हुआ, 30 लाख से ज्यादा मतदाता बढ़ चढ़कर इस बार सामने आए, कारण क्या रहा? क्यों परिवर्तन यहां पश्चिम बंगाल में देखने को मिला? बंगाल में उनका शासन 2011 से जी 15 साल से है। वहाँ की पॉलिटिक्स से क्लब पॉलिटिक्स है। जिनका क्लब पर कब्जा होगा वही लोग वहाँ राज करेंगे। उसी पॉलिटिक्स के तहत वाम दलों ने करीब 30 सालों तक राज किया। उसके बाद ममता जी आई। अब उस क्लब पॉलिटिक्स को बीजेपी ने अपना लिया है। वहाँ क्या है कि आपके मोहल्ले में वो क्लब तय करेगा कि आपको आधार कार्ड बनेगा कि नहीं, आपको राशन कार्ड बनेगा कि नहीं। तो जिनका उस क्लब पर कब्जा है उन्हीं का कब्जा बंगाल में होता है। बीजेपी लगी हुई थी, पिछली बार भी प्रदर्शन की थी, इस बार भी। जो बीजेपी का जो बेस है, आरएसएस वहाँ लगा हुआ था पिछले 10 सालों से। 10 सालों से काम कर रहे हैं। और अभी देखिए, गुजरात से लेके मतलब पाकिस्तान बॉर्डर से चले जाइए बर्मा बॉर्डर तक, एक वही राज्य बच गया था जहां बीजेपी शासन में नहीं आई थी, चाहे वो सहयोगी के रूप में या फिर अपने सरकार के रूप में। और जब से ये बांग्लादेश में जो अभी उल्टा पुल्टा हुआ, उससे बीजेपी और वहाँ डरी हुई थी कि अगर अपना शासन नहीं आएगा तो सब क्या है कि वो पूरा सटा हुआ है बांग्लादेश से। इन सब को लेके बीजेपी ने कई तरह से वहाँ ऑपरेशन किया। संघ को तो लगा ही रखा। और जो बीजेपी, जो आपको याद होगा, पहले बिहार के लोग आज से 20-30 साल पहले जाते थे बिहार, कोलकाता ही पलायन होके कुछ भी काम करने। कोलकाता गए, वर्धमान गए, सिलीगुड़ी गए, तो वहाँ बिहारियों की संख्या ठीक ठाक है।
तो जितने वहाँ गैर बंगाली लोग हैं या वहाँ लोकल लोग के साथ जो लोग जुड़ गए हैं, जो वहाँ बस गए हैं, उन लोगों को वो बहुत दिनों से मोटिवेट कर रही थी। इधर ममता दीदी एग्रेसिव हो रही थी और ममता दीदी के एग्रेसिव होने से वो जो उनकी राजनीति है 11 से 16, उसके बाद धीरे धीरे वो मुस्लिम तुष्टिकरण की तरफ बढ़ गई थी। हर चीज़ में माने जैसे लग रहा था कि मुस्लिम ही वहाँ की मुख्य आबादी है। बीजेपी को मौका मिल गया, बीजेपी ने उसी को बेस बना के, ममता दीदी के मुस्लिम तुष्टिकरण को ही बेस बना के अपना मैदान बढ़ाना जो सबसे बड़ा काम आया शुरू किया। और उसमें SIR बहुत काम आया, बहुत बड़ा फैक्टर हुआ। उसके बाद SIR के बाद इस बार जो वहाँ CPMF की जो नियुक्ति हुई पैरामिलिट्री फोर्स की, उसका मैसेज गया और बीजेपी उन लोगों को ये समझाने में सफल रही कि मेरी सरकार आएगी, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। तो पैरामिलिट्री फोर्स का जो दबदबा दिखा बूथों पर, तो जो लोग कभी वोट देने नहीं जाते थे उस क्लब पॉलिटिक्स के शिकार में सब लोगों ने वोट दिया। और जो उनके लोग थे, जैसे बोलिए कि जो लोग बांग्लादेश से आए हुए थे, वैसे बहुत बड़ी आबादी थी, उनका वोट कटा। इन सब मायने को लेकर उधर हेमंत बिस्वा शर्मा का एग्रेशन, वहाँ भी बांग्ला का ही पूरा थी है संस्कार है कई। और इधर और अगर उसको बिहार जोड़ेंगे तो बिहार में भी अभी जस्ट बीजेपी में परिवर्तन हुआ, बीजेपी की सरकार बन गई। कई फैक्टर है, सब मिला के इस बार लोग को लग रहा था कि बंगाल में बीजेपी आ जाएगी और अब तो आ ही गई है, अब तो आ गई है। और जिस एग्रेशन से शुभेंदु वहाँ काम कर रहे थे, आपको याद होगा, एक तरफ से जय बांग्ला, एक तरफ से जय श्री राम चल रहा था। तो वो लोग लगे हुए थे कि कैसे वोट पोलराइज करें, कैसे मुस्लिम लोग एग्रेसिव हो ताकि उनके खिलाफ हिंदू लोग एकजुट हो। बीजेपी इसमें सफल रही और बीजेपी सफल रही। शायद मुझे लगता है यही कारण जो है वो परिणाम स्पष्ट हुआ। राफिया नाज़री तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो अगला सवाल मैं अब उनसे लेना चाहूंगी। राफिया नाज़री, सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको, बधाई। पश्चिम बंगाल के लिए जितनी मेहनत बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में की, अन्य राज्यों से वहां पर लोग भी पहुंचे, जोर शोर से चुनाव प्रचार प्रसार भी हुआ, अब जिसका परिणाम मिल रहा है, सबसे पहले किसे इसके लिए आप लोग धन्यवाद देती हैं कि इतनी बहुमत से प्रचंड जीत आप पश्चिम बंगाल में दर्ज करने जा रहे हैं? कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, हम उनसे वापस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से नदीम अंसारी जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। नदीम जी, देखिए तमाम चीजें जरूर कही जा रही थी, कांग्रेस के लिए भी हर राज्यों की बात हो रही थी, लेकिन जहां आपने बढ़त बनाई है, एक बार वहां बात कर लेते हैं। केरल में ऐसा क्या हो गया जो कांग्रेस की जो वहां पर वोटर्स है वहां उन्होंने आप पर विश्वास जताया, लेकिन वही काम अन्य राज्यों में नहीं हो पाया? देखिए, केरल की बात कीजिए या बाकी 4 राज्यों की बात कीजिए, जनता ने वोट दिया, इसके लिए जनता को हम आभार प्रकट करते हैं, उनके लिए उनको थैंक्स करते हैं। लेकिन केरलम के आगे जब आप बात कीजिएगा, अभी आपका फोकस था सिर्फ बंगाल पर जी। तो देखिए, जिस तरीके से बंगाल या बाकी राज्यों में जो परिणाम आ रहे हैं वो परिणाम बिहार से कुछ अलग नहीं है। अब जब हम आपको ये बात कहेंगे तो आप कहिए कि जहाँ जहाँ आप हारते हैं वहाँ पे आप चुनाव आयोग, EVM और बाकी चीज़ पे ठीकरा फोड़ते हैं। हम सिर्फ ठीकरा फोड़ने की बात नहीं करते, हम कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली तथ्यों के साथ रखते हैं और तब उसके ऊपर हम बात करते हैं। आप बंगाल ले लीजिए या बिहार में जिस पैटर्न पे चुनाव किया गया, तो चुनाव आयोग का जो पैटर्न है या फिर चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो बिहार से ही और इसके पहले भी कई राज्यों से संदेह के घेरे में रही है। हम लोग सिर्फ चुनाव आयोग के ऊपर खुला आरोप के तौर पे नहीं लगाते हैं, प्रमाण के साथ उनको हमने पहले भी बताया है, अभी भी बताएंगे और आगे भी बताएंगे कि किस तरीके से चुनाव आयोग आज तक एक आयोग रहा करता था, लेकिन 2014 के बाद वो एक पार्टी विशेष का आयोग बन के रह गया है। दूसरी चीज कि अभी बंगाल की बात की गई कि वहां पे ध्रुवीकरण की राजनीति, तो आपको पता है कि पूरे देश में भाजपा से ज्यादा ध्रुवीकरण कोई दूसरी पार्टी नहीं करती है। भाजपा अपने आप को ये दिखाती है, जैसे हमारे अभी वरिष्ठ साथी ने कहा कि विश्लेषक जी ने कहा कि वहां पे भाजपा एक ध्रुवीकरण करती है और ममता जी को ऐसे पोर्ट्रेट किया गया कि वो एक मुस्लिम समर्थक और बाकी हिंदू विरोधी हैं।
इसी तरीके से भाजपा जब कहीं भी काम करती है तो वोटों को पोलराइज करती है, क्योंकि भाजपा के पास जन हित के मुद्दों को लेकर के किसी भी राज्य में वो चुनाव नहीं जीत सकती है। जैसे आप देखिए कि चुनाव के बीच में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि जैसे ही 29 तारीख को आखिरी मतदान हो जाएगा, भाजपा पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर के प्राइस हाइक करेगी। और देखिए कि कैसे कमर्शियल गैस में 993 रुपए का हाइक कर दिया गया। तो इसका मतलब कि भाजपा सत्ता की भूखी है, भाजपा को जन कल्याण कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा देखिए सत्ता उस वक्त बेलगाम हो जाती है जब सत्ता को ये लगने लगता है कि एन केन प्रकेन या फिर किसी आयोग के सहारे जब हम चुनाव जीत जाते हैं तो वो सत्ताधारी लोग जनता के हितों की बात करना छोड़ देते हैं। आज जिस तरीके से इस देश में महंगाई है, जिस तरीके से बेरोजगारी है, जिस तरीके से बाकी चीजें हैं, तो ऐसे में हमने ये भी देखा, बंगाल में आपने भी देखा होगा कि वहां भाजपा के कैंडिडेट को किस तरीके से पब्लिक उनके साथ व्यवहार कर रही थी। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के आप बात कीजिएगा तो भाजपा एक तंत्र के आधार पर चुनाव जीत रही है। लोकतंत्र में उसने अपने तंत्र को आगे किया है, लोकतंत्र को वो पीछे कर रही है। और ये भारत जैसे एक बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए एक बड़ा खतरे की घंटी है कि जहां पे लोकतंत्र और संविधान ही जब सवाल के घेरे में आ जाएगा तो फिर भारत में बचेगा क्या। अभी बात एक और निकल के आई कि बंगाल को जो है कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जोड़ दिया जाता। तो 2014 से लेके अब तक केंद्र में भाजपा की सरकार है और जो भी हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं वो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। अब बताइए कि बंगाल को कुछ देर के लिए हम आपकी बात को अगर मान भी ले, सच नहीं है लेकिन हम मान भी ले, अरुणाचल की आप बात कर लीजिए, लद्दाख की बात कर लीजिए, चीन किस तरीके से हमारे भूमि को ले रहा है और वहां चीन का क्या रवैया रहा है, तो उसके ऊपर तो भारत सरकार का कोई क्लियर कट स्टैंड नहीं रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी कह दिया था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, जबकि वास्तविकता लद्दाख में क्या थी ये पूरा देश जानता है। अरुणाचल में कई एक जगहों का नाम वो बदल रहा है। इसी तरीके से हमारे आप बता रहे हैं कि किस तरह से भी राष्ट्रीय स्तर पर वो तमाम चीजें चल रही हैं और केंद्र की राजनीति किस ओर रुख कर रही है, इन विषयों पर भी आएंगे। फिलहाल हमारा फोकस था कि चुनाव के परिणाम आज जो आ रहे हैं किसके लिए धन्यवाद और किसके लिए वो खतरे की घंटी कि अगला चुनाव तक वो कैसे वापसी कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, राफिया नाज़ जी हमारे साथ वापस जुड़ चुकी है। राफिया नाज़ जी, पहले तो बहुत शुभकामनाएं आपको, क्योंकि एक राज्यों में वो भी राज्य अब शामिल हो रहा है पश्चिम बंगाल, जहां कोशिश और तमाम तरह से कवायद जरूर लगाई गई थी बीजेपी की तरफ से, आज वो परिणाम के साथ आपको मिलने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुष्मिता जी, और आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनताओं को भी बहुत बहुत आभार जिन्होंने हम पे विश्वास किया और आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार पे मुहर लगाई। और देखिए सुष्मिता जी, ये जो लड़ाई थी, ये लड़ाई दो पार्टियों के बीच की नहीं, ये लड़ाई थी टीएमसी और जनता और गुंडा राज की। तो जनता जीत गई है और गुंडा राज हार गया है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से जीत दिख रही है आपके टेलीविज़न स्क्रीन पे, तो ये जीत है ना कल की एक नई सुबह की जीत है। एक सूर्योदय होगा और ये जो कल का नया सूरज निकलेगा, ये सूरज विकसित भारत का सूरज होगा जिसमें कि बंगाल चमकता हुआ दिखेगा, ना कि टीएमसी के गुंडों के द्वारा जिस तरीके से अंधकार में रखा गया था उस तरीके से अंधकार में दिखेगा। आप देखिए ना कि बंगाल में कितनी क्राइम, मतलब क्राइम किस चरम पे था। वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई दुष्कर्म की घटनाएं सामने आती थी, चाहे वो आरजीकर कॉलेज की मामला हो, चाहे वो आप देखेंगे कि दुष्कर्म हो, चाहे महिला तस्करी हो, चाहे वहाँ की जो पॉलिसीज और स्कीम हो, वो स्कीम को जो टीएमसी के लोग बेच दिया करते थे, वहाँ पे तो त्राहिमाम करके रखा था इन लोगों ने। पर जनता ने विकास को चुना, जनता ने विकास को मुहर लगाया और जीत, बढ़ती हुई जो जीत है वो टेलीविजन स्क्रीन पे साफ दिख रही है कि एक नया भारत, एक विकसित भारत में अब बंगाल भी शामिल है। और जिस तरीके से बंगाल आगे बढ़ेगा और बंगाल में जिस तरीके से विकास होगा, तो ये विकास की जो गति है ये टीएमसी और इनके अलायंस के मुंह पे एक बहुत भारी तमाचा है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सुष्मिता जी रेट्स रहा, जिस तरह से दुष्कर्म की घटनाएं सामने आई, जो अपराध से जुड़े हुए मामले सामने आए, वो बीजेपी के कार्यकाल में कहीं ना कहीं खत्म होगा। जो एक पश्चिम बंगाल की तस्वीर पहले रही है, लोगों के मन के अंदर वो छवि बनी है, वो छवि बदलने के काम बीजेपी करेगी, ऐसा हम भरोसा कर ले, मान ले। जी बिल्कुल, तकदीर और तस्वीर दोनों बदलती हुई दिखेगी बंगाल में। और जिस तरीके से बंगाल में हाहाकार मचा करके रखा था, और ये तो एक उदाहरण है कि ये लोग महिला विरोधी है। 16 अप्रैल वो काला दिवस था
जब मेज पे तालियां नहीं मुंह पे तमाचे मारे जा रहे थे। और अभी तो बहुत सारे ढोंग भी आपको दिखेंगे, बहुत सारे जो इनके कलाकार है, ये कलाकार टीवी चैनलों के माध्यम से कलाकारी करते दिखेंगे कि ईवीएम खराब, जाति धर्म, ये वो बहुत सारी बातें भी सुनने को मिलेगी। पर जनता का जो मैंडेट है, जनता ने जो मैंडेट दिया है, उसके लिए जनता को बहुत बहुत आभार। और जनता को ये विश्वास है कि जिस तरीके से झारखंड का हाल इन्होंने वर्तमान में बना करके रखा है, जो बंगाल से सटा हुआ है, जिस तरीके से महिला विरोधी कार्य यहाँ पे हो रहे हैं, महिला को शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, रोजगार नहीं दिया जा रहा है, सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है। कल की ही बात आप देख लेना कि झारखंड में एक जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु हो जाती है टॉर्च में ऑपरेशन के कारण। तो वो जो सीख है, वो सबक है, पड़ोसी राज्य ले रहा है बंगाल, और वो नहीं चाहता है कि ये जो चोर चोर मौसेरे भाइयों की जो संगत है, वो संगत का असर। लेकिन राफिया नाज जी, आपके साथ ही पैनल में कांग्रेस से हमारे साथ नदीम अंसारी जी जुड़े हुए हैं, तब उनकी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही होगी, लेकिन उन्होंने जो अभी बातें कही है, मेरे सवाल का जवाब उन्होंने जो दिया है, इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं कि अब ये महज एक पार्टी के लिए काम कर रही है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने कही है कि जिस तरह से एक के बाद एक हर राज्यों में बीजेपी की जीत और बढ़त हो रही है, ये देश के लिए खतरे की घंटी है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने बीजेपी के जीत को खतरा खतरे की तो घंटी नहीं तब था जब बताया 60 है। साल कांग्रेस ने एक सेकंड राफिया नाज जिस जी, हाँ। तरीके से बीजेपी जीत रही है, इसके ऊपर मैंने सवाल, बीजेपी की जीत पे मैं क्यों हाँ ठीक है, तो मतलब आप इलेक्शन कमीशन के काम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसके भी काम किसके पे, लिए खतरे और की जिस घंटी? तरीके से बीजेपी लोकतंत्र को तंत्र के तरीके से लेके जा रही, उसके ऊपर मैंने सवाल उठाया है। ठीक है, जवाब दीजिए राफिया नाज जी। देखिए, जो आयोग होता है, वो आयोग एक संवैधानिक संस्थाएं होती है, ये पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। पर ये पढ़ेंगे कैसे? 60 साल ये जो कठपुतली बना करके अगर इनके हिसाब से ये नचाए होंगे, तो ये भाजपा को भी वही सोच के रखे है क्या? इनकी जो मानसिकता है, इनकी जो महिला विरोधी जो इनकी कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आपकी मानसिकता जो है पूरे देश के सामने उजागर हो गई है कि किस तरीके से आप महिला की बार बार बात कर रही हैं। बड़े आदर के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस महिला विधेयक को आप लेकर के आए हैं, वो आप की सरकार ने 2023 में पास किया था। आप फिर किस मुंह से आप देश को गुमराह कर रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं? महिला बिल दोबारा पास होगा क्या? उसको नोटिफाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं? 2023 में हम लोगों ने कहा कि आप नोटिफाई कीजिए और 24 में लागू कीजिए। आप क्राइम की बात कर रहे हैं, वो आप एक बार नदीम जी, जवाब और जो देते पार्टी हैं राफिया नाज जी आपस से, में हाँ। वफादार नहीं है, वो जनता के लिए भी वफादार नहीं है। देखिए, जो पार्टी आपस में ही गद्दार है, आपस में ही एक दूसरे को गाली आप तो देते हैं, गद्दारों की अनेक पार्टी राज्यों में है। जाके, कहीं राज्य में देश जाकर की आजादी के तारीफ पहले भी करते आप हैं। गद्दार अच्छा, थे, क्योंकि आज भी राफिया गद्दार नाज जी हैं। पार्टी के भीतर के ही वो कुछ देश ऐसे के लिए वर्करों क्या पर आपने करेंगे? सवाल खड़े किए हैं अरे कि जिनका कई बार फंडर ऐसा हुआ अंग्रेज है। हो, मैं इसका जिस जवाब पार्टी एक बार का इंद्रभूषण फंडर जी से लेना उनको चाहूंगी। नहीं लगना एक सेकंड चाहिए। राफिया नाज जी, इंद्रभूषण जी, कई बार ऐसा देखा गया है कि चुनाव के जो परिणाम सामने आते हैं, कई बार पार्टी यह भी मुखर होकर और खुलकर सामने कहती है कि उनके पार्टी के भीतर ही कोई ऐसे जयचंद है, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो पार्टी विरोधी काम करते हैं, लेकिन भीतर रहकर ही वो पार्टी को नुकसान भी पहुंचाते हैं। क्या ये फैक्टर पश्चिम बंगाल में भी काम आया? क्या ये फैक्टर वहां पर भी काम आया? क्योंकि ये बातें तो हमने बिहार चुनाव में भी सुनी थी। नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि टीएमसी में कोई वैसा गद्दार है या वैसे लोग हैं। टीएमसी को मुसलमानों का पूरा समर्थन मिला है, उसमें कहीं हाँ, अगर टीएमसी मौके की नज़ाकत को देखते हुए, जैसा इन्होंने कहा, एक गठबंधन बनाती, अगर लोगों को जोड़ के कांग्रेस को ले लेती, वाम दलों को भी अगर समझाती, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को जो ये अपार बहुमत मिला है, ये नहीं वो मिलता। नहीं मिलता, वो परिणाम हम नहीं देखते। वहाँ तो अब सोचिए, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं आ रही है। लेफ्ट जो बंगाल से लेफ्ट शुरू हुआ, त्रिपुरा गया, केरल गया, वहाँ एक भी सीट नहीं आ रही है। आखिरकार आपके लोग कहाँ चले गए भाई? लेफ्ट को एक सीट नहीं, बताइए। जो बंगाल लेफ्ट का गढ़ माना जाता है, जैसे पहले बिहार में सीपीआई का गढ़ माना जाता था, मधुबनी और बेगूसराय, अब वहाँ तो सीट नहीं आती है। तो आप अपनी कमियों को तो देखिए, क्या ऐसा क्या हो गया भाई? आपने 21 साल वहां राज किया है, आपको एक सीट नहीं आ रहा है। आपके समर्थक कहाँ चले गए? क्यों चले गए? आप उसको लौटा क्यों नहीं पा रहे हैं? तो ये तो कमी आप में है। आप ममता दीदी को लगा कि मैं क्या बताएं, ममता दीदी भी जिस तरह, देखिए, मोदी जी अगर बताना चाहे तो मोदी जी के पीछे एक तंत्र है, पूरे देश का तंत्र है। आरएसएस है, बीजेपी है, वीएचपी है, दुर्गा वाहिनी है, उनके पीछे क्या है? अब बताइए, वो जिस गुमान में रहती हैं, आपको याद होगा नीतीश कुमार जी को जब बनाया जा रहा था, लौट रही हूं राफिया नाज जी आपके पास। नीतीश कुमार जी को जब यूपीए का बनाया जा रहा था चेयरपर्सन, तो सबसे पहले वही विरोध की थी। उनको लगता है कि मुझसे बड़ा कोई विपक्ष का चेहरा नहीं है।
तो अब क्या होगा, अब आप समझिए। बिल्कुल, क्योंकि राफेना जी आपके पास लौटे, लेकिन जो सवाल इंद्रभूषण जी का है कि एक जो विजन होना चाहिए वो कहीं ना कहीं वो कमी नजर आई है कांग्रेसियों के भीतर। क्या कहेंगे नदीम अंसारी जी, इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, अभी राफिया जी ने कई एक सवाल उठाए। सबसे पहले उन्होंने ये अपने ही क्लियर कर दिया कि बंगाल और बाकी राज्यों में दो पार्टियों की चुनाव के बीच में चुनाव नहीं हो रहा था। अभी उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं हो रहा था, ये चुनाव आयोग और बीजेपी और बाकी पार्टियों के साथ हो रहा था। बिल्कुल कभी ना कभी क्या होता है ना कि हम लोग गलती से भी सही बात कह देते हैं, तो उन्होंने वो बात अपने ही क्लियर कर दी। दूसरी चीज और टीएमसी के विरोध में, गुंडों और कांग्रेस के विरोध में, गुंडों की पार्टी आपकी पार्टी है और जनता ये चुनाव लड़ रही थी, आपकी पार्टी है। आप लोग जनता जिस चुनाव लड़ तरीके रही से थी, देखिए, आप लोग जिस तरीके से रंग बदलते हैं ना, आप जो लोग लोगों महिलाओं को को रंग बदलना भी कायदे से नहीं आता है, नहीं हटते, आप वो जो- पार्टी है आपकी, वो पार्टी है। अहंकार में डूबे रहने वाले लोग हैं आप लोग। अहंकार में आप लोग इतने डूबे साल रहते जब हैं। देश में राज ठीक है, किया, नदीम अंसारी जी आप जवाब दीजिएगा मैं राफेना जवाब जी दे का, रहा हूं। लेकिन देखिए, इंद्रभूषण जी का जो सवाल था कि जो कमी रही, जो कांग्रेस के लिए विजन की कमी रही, जो कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ी पार्टी बताई जा रही थी, इंद्रभूषण जी ने ऐसा कहा, कैसे वो कमी रह गई वहां पर कि एक सीट लाना भी मुश्किल हो रहा है, एक सीट भी लाना मुश्किल हो रही है? देखिए, अगर कोई भी लोग का कहीं पर भी अगर हार होती है तो उसके पीछे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। जीत के लिए कोई सवाल नहीं होता है, लेकिन आपके नहीं, जवाब जीत के लिए भी सवाल है नदीम जी। मैं पूछ रही हूँ राफिया जी से कि बिल्कुल, कारण क्या रहा, क्यों बिल्कुल, आपको जीत मिल रही है? बिल्कुल, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं पहले उनके कुछ सवालों का जवाब देता हूँ। नहीं, पहले आप नदीम जी के ही जवाब दे दीजिए, क्योंकि फिर आपकी बहस शुरू हो जाएगी। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर कांग्रेस ने वो कहाँ कमी छोड़ दी, लेफ्ट ने वो कहाँ कमी छोड़ दी कि एक सीट लाना भी अब पश्चिम बंगाल में मुश्किल साबित हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि संभवतः बंगाल पहला ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। जवाब दीजिए। सब जगह आप 1, 2, 5, 30, 35 हैं, लेकिन वहां एक भी सीट नहीं, जहां आप 30 साल 40 साल शासन में रहे। जी बिल्कुल, देखिए, और टीएमसी क्या है, ममता जी 1974 में युवा कांग्रेस की वहां के अध्यक्ष थी, कांग्रेसी ही है वो पुरानी कांग्रेसी है। उनको कांग्रेसियों ने जब नहीं पूछा, जिस तरह हेमंत बिस्वा शर्मा को राहुल गांधी कुत्ता वाला बिस्किट खिला रहे थे, वैसे ही ममता को लगा कि भाई कांग्रेस हमको नहीं पूछ रही तो कांग्रेस बाहर हो, वो कांग्रेस से बाहर हुई। वो तो मूलतः कांग्रेसी हैं, आपको याद होगा, मूलतः कांग्रेसी हैं। कांग्रेसी हैं। जब वो भ्रष्ट की गंगा में पूरी तरह डूब गए थे, चाहे शुभेंदु अधिकारी जी हो या हेमंत बिस्वा शर्मा जी हो, तो वो लोग एक वॉशिंग मशीन वाले पार्टी में चले गए, एक तरफ से गए, दूसरी तरफ धुल करके निकल गए। अभी कुछ और लोग भी उसमें धुल रहे हैं और धुलते रहे। नदीम अंसारी जी, बीच में आप ऐसी बातें कह रहे हैं कि उधर से प्रतिक्रिया आएगी, तो कंटिन्यू करते हैं इसको। नदीम जी रुकिए, वापस से आपके पास ही लौटेंगे, बिल्कुल आप अपनी बात को पूरा करिएगा, क्योंकि देखिए जो बातें रही है राजनीतिक दलों की तरफ से और प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद है, तो बेशक अपनी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया रखेंगे, वापस जरूर लौटेंगे नदीम जी के पास। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटा सा ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। तो देखिए, अब झालमुड़ी भी प्रचलन में आ गया है, क्योंकि अब बीजेपी के कार्यकर्ता एक नए तरीके से अब जश्न मना रहे हैं, जिसकी तस्वीर हमारे संवाददाता नीरज ने आप तक साझा की है, राजधानी पटना की। चर्चा को लगातार आगे बढ़ा रहे थे, हमारे साथ गेस्ट पैनल लगातार जुड़ा हुआ था। नदीम अंसारी जी, आप अपनी पहले बातों को पूरा कर लीजिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैं यही कह रहा था कि जिस तरीके से अभी हमारी बीजेपी की प्रवक्ता ने बताया कि भाजपा आएगी तो क्या बंगाल में देगी, भाजपा बिहार में, हम बाकी राज्यों की बात बाद में करें, पहले बिहार की बात कर लें। उन्होंने कहा कि वहां पे क्राइम रुकेगा। बिहार में इनकी ही सरकार है, पहले भी थी और आज भी है। बिहार में क्राइम रेट क्या है, और बिहार क्राइम के साथ साथ बाकी चीज़ों में पूरे हिंदुस्तान में बिहार राज्य किस पैमाने पे आता है, किस स्टेज पे आता है, उसको देखिए। अभी देखिए, ये कह रहे हैं कि ये अभी कल परसों की बात है कि इसी पटना के लालबाग के इलाके में एक घर में घुस करके एक व्यक्ति को गला रेत करके उसका मर्डर कर दिया जाता है। आप बात कीजिए, नालंदा में हमारी बेटियों को, बहनों को किस तरीके से उनके साथ क्या किया गया, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। नीट छात्रा के साथ इसी पटना में क्या हुआ, कहने की ज़रूरत नहीं है। आए दिन पटना में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर फेल है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसकी बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि महिलाओं को आप सुरक्षा देंगे। आप जिस राज्य में आपकी सरकार है, वहाँ महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार हो रहा है, चाहे यूपी हो, बिहार हो, खासकर इस दो स्टेट की हम बात कर लें, तो उसके बाद ये कैसे ये करते हैं, विकास की बात करते हैं। तो विकास तो इनका ये है कि चुनाव के तुरंत बाद जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसकी रेट आप लगभग 1000 रुपये बढ़ाते हैं, 993 रुपये आप बढ़ा दें, लगभग 1000 रुपये। अब एक कमर्शियल गैस का आप इतना जब बढ़ाइएगा
तो फिर देखिए कि इसके साथ साथ इससे जुड़े हुए कितने लोग, प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि पकौड़ा तलो, तो पकौड़ा तलने के लायक भी ये सरकार नहीं छोड़ रही। फिर ये कह रहे कलाकार, तो इनके यहाँ जो इनके नेता बड़े नेता हैं, उससे बड़ा कलाकार हिंदुस्तान में नहीं पैदा हुआ है, वो सबसे बड़े कलाकार है। दूसरे को कलाकारी की बात कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि झाल मुढ़ी, तो झाल मुढ़ी तो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन देश के युवाओं को झाल बजाने पे मजबूर कर रहे हैं। ना इनके पास रोजगार है, ना इनके पास एजुकेशन का कोई प्लान है। प्रधानमंत्री का तो एक हवा चलता है कि वो जिस स्टेट में जाते हैं, जहाँ चुनाव होता है, वहाँ कुछ खा लेते हैं और कहते हैं कि मुझे तो यही था। उसी बंगाल में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरा बचपन से शौक था, मैं बचपन में यहाँ आया था तो मेट्रो देखना चाहता था। अरे मेट्रो 1984 में वहाँ पे शुरू हुआ था, और प्रधानमंत्री की उस वक्त आयु क्या रही होगी। तो ये सब जो लफबाजी करके आप चीजों को लेके आते हैं, आपको हकीकत भी देखनी जवाब ले ले पड़ेगी। राफिया नासिर जी, क्योंकि आपने क्राइम पर भी जवाब दे दिया, बिहार का भी आपने उदाहरण दिया है, महंगाई पर भी आपने बात कह दी है, कमर्शियल सिलेंडर तक पे आप गए हैं, झाल मुड़ी के लिए अपने झाल बजाने तक को बात को कहा। एक एक कर तमाम सवालों का जवाब दे दीजिएगा आपने। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये झारखंड की स्थिति कैसे भूल सकते हैं। कल ही एक महिला की मृत्यु हुई उसके बच्चे के साथ, क्यों? क्योंकि झारखंड के अस्पताल में मतलब जो लाइट है वो रोशनी नहीं है, वहाँ टॉर्च में सर्जरी होती है, और जब महिलाओं की जान जाती है, इससे पहले भी कोई ये नया घटना नहीं है, हजारीबाग में भी टॉर्च से ही ऑपरेशन हुआ था। तो ये बात बलात्कार के पीड़ित बेटियों को पीएमसीएच में बेड नहीं मिलता तो 4 घंटे वेट करके एम्बुलेंस में मर जाती है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? झारखंड की भी बात सुन ले, आइना देख ले, आइना तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, मैंने बिहार से रिलेटेड आपसे कुछ सवाल किया, आप उसका जवाब दे दें, फिर हम चलेंगे झारखंड के ऊपर भी बात कर लेंगे आपसे। झारखंड पुलिस का अगर आप वेबसाइट सुनिए, आप पहले चुप करिए, मैं जब बोलूं देखिए आप चुप नहीं करा सकती हैं, आप इस तरीके से बोल करके किसी को चुप नहीं करा सकती हैं। सवाल पूछे, अगर जवाब ना मिले तो जवाब देना, वो हमको क्यों चुप कराएंगे? ठीक है राफिया नासिर, आज सवाल का जवाब दीजिए। हम बिहार पे सवाल कर रहे हो, झारखंड जा रही है, इसका जवाब दीजिए। झारखंड क्राइम के लिए वो तो पश्चिम बंगाल कर गई थी, आप बिहार का उदाहरण निकलने के बाद की बौखलाहट है। देखिए, सैम अंकल की फैक्ट्री के बाद निकलने के बाद की इनकी बौखलाहट है, क्योंकि सैम अंकल की फैक्ट्री से निकलने के बाद ये वेबसाइट जाके झारखंड पुलिस का नहीं देखते कि वहां रिकॉर्ड है, जनवरी का रिकॉर्ड है कि 2008 वहां पे दुष्कर्म के मामले हुए, अगर औसतन निकाले तो प्रतिदिन 2 से 3 दुष्कर्म झारखंड में हो रहे हैं। यहाँ पे मैया सम्मान योजना का लॉलीपॉप पकड़ा करके पहले तो लिस्टिंग करते हैं, उसके बाद डीलिस्टिंग का खेल खेलते हैं, और ये लोग जाकर के असम और बंगाल में कहते हैं माता और बहनों को सम्मान देंगे। क्या यही सम्मान है कि एम्बुलेंस के जरिए खटिए में माता और बहनों को लाया जाता है अस्पताल तक, और जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु हो जाती है? क्या यही सम्मान है कि यहाँ पे रिम्स जैसे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सदर अस्पताल हो, वहां पे घुस करके बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आती है? क्या यही सम्मान है इनका कि आप कि बंगाल में एक मेडिकल की छात्रा के साथ दुष्कर्म और आरजीकर कॉलेज में निर्मम हत्या कर दी जाती है? ये सम्मान नहीं है। ये सम्मान नहीं है कि आप माता और बहनों को 16 अप्रैल में तालियां मेज पे उनके अपमान के विरुद्ध में जो बजा रहे थे, वो तालियां माता और बहनों के मुंह पे तमाचा था, और वही तमाचा जनता ने आपको कान के नीचे जोड़ने का काम किया है। और आज आप जब उखड़ के फेंके जा रहे हैं, जब आपकी नींव आज हिल चुकी है, तो बौखलाहट लाजिम है, और आप बौखलाएंगे ही। अभी तो आप थोड़ी देर के बाद ईवीएम का भी रोने लगेंगे। उसके बाद अब सैम अंकल चिल्लाना याद रखिएगा, क्योंकि जहां आप जीतते हैं वहां ईवीएम सही हो जाता है, और हारते हैं वहां ईवीएम गलत होना आपके द्वारा सुनिश्चित है। जब टीएमसी के गुंडों के द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी जाती है, तब आप चुप रहते हैं। राफिया नाज़ जी, क्योंकि आपने क्राइम को लेकर वो तमाम चीजें बता दी, गिनवा दी कि कहां क्या हो रहा है, जो जश्न का माहौल है, एक बार वो भी हम तस्वीरें दिखाते हैं। बीजेपी कार्यालय से हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन लगातार बने हुए हैं। राजीव जी, जो कवायद, जो कोशिशें पिछले कई वर्षों से बीजेपी की तरफ से रही, वो सफल होती नजर आ रही है, और यही कारण है कि वो जश्न का माहौल नजर आ रहा है वहां। हाँ सुष्मिता, हम इस समय भाजपा कार्यालय में है, और लगभग ये बंगाल में तय हो गया है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, असम में भी तय हो गया है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, पौंडीचेरी में भी तय हो गया है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो यहाँ जश्न का माहौल है, ये देखिए कार्यकर्ताओं में किस तरह का माहौल है, और ये कहा जा सकता है कि ये माहौल अपने आप में कार्यकर्ताओं किस तरह से झूम रहे हैं।
एक कार्यकर्ता को देख लीजिए, वो भाजपा के झंडे का इस तरह से शर्ट कुर्ता बनवा करके, और देखिए प्रदीप जी ये खुशी किस तरह, ये भारत का जीत है और ममता बनर्जी बांग्लादेश अब जाने का तैयार हो जाए। हिंदू का जीत है और देश का जीत है और देश के प्रधानमंत्री जी का जीत है। देखिए और भी लोग हैं, बात करते हैं, और देखिए कि ये माहौल स्थिति बनी हुई है, और इस स्थिति में देखिए एक हमारे साथ भाजपा के नेता है, ये मृत्युंजय जी क्या कहेंगे इस जीत पर? देखिए ये अभूतपूर्व जीत है, और इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जो जीत हुई है, ये भाजपा की प्रचंड जीत है। आज पूरा देश भाजपा के साथ खड़ी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है, यह परिलक्षित हो रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ बिहारियों को, जो बिहार का संबंध बंगाल से पुराना है। हम लोग पहले एक थे, आज बिहार में भी हमारी सत्ता है और बंगाल में भी हमारी सत्ता हो गई। ये सूचक है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अब कोई टिक नहीं सकता है। देखिए हमारे साथ ये देखिए झालमुड़ी, ये देखिए झालमुड़ी की स्थिति है, और ये देखिए झालमुड़ी लेकर के आप क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? देखिए ये गरीब का भोजन है और बड़े वर्ग भी खाते हैं, लेकिन दीदी को लगा कि ये 10 रुपया का भूंजा खाने वाला नाटक कर रहा है। हम भी खाते हैं दीदी, दीदी এবার হবে না, চলবে না, আমরা এদিকে ঝালমুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, আসুন আমি আপনাকে খাওয়াবো। हम जीते हैं या नहीं जीते वो बात की बात है, अभी हम आपको झालमुड़ी खिलाएंगे। ममता बनर्जी को झालमुड़ी खिलाइएगा? अरे वो ममता बनर्जी नहीं है, वो ताड़का है, ताड़का। ताड़का है, ये ताड़का यही झालमुड़ी की मिर्ची उनको लग गई, जो आज वो हार गई। झालमुड़ी उनको मिर्ची लगा दिया, और वो कह रही थी झालमुड़ी खरीद के 10 रुपया में बाहर के लोग आकर खाएं। अरे भाई भारत के लोग बाहर के, बांग्लादेशी और के अपने हैं, बस वही मिर्ची लग गया उनकी। देखिए सुष्मिता किस तरह का माहौल है, ये देखिए, ये अपने आप में माहौल कुछ कहलाता है, और निश्चित रूप से इस तरह का माहौल भाजपा कार्यालय में बना है, और इसके पीछे रीजन यही है कि पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है, वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार में भाजपा लीड सरकार बनी है, यहाँ भी भाजपा के मुख्यमंत्री बिहार में बने हैं। तो चूंकि बिहार जो है बंगाल से ही टूट करके बिहार बना है, तो अब बंगाल में भी भाजपा जो है वो राज्य बन गया है, और इसका जश्न देखिए किस तरह से डांस हो रहा है। ये देखिए, ये कहा जा सकता है, ये देखिए डांस का माहौल है, और किस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं में डांस का ये। जय श्री राम। এই বারে খেলা হলো, এইবারে আমাদের রাজ হয়ে গেল। आज बहुत खुश है, आज बंगाल जीत लिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को। खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि मैं बंगाल गई थी तो मैं देखी कि हमारी बहन दहशत में थी और वोट के चोट से ममता दीदी का विदाई। देखिए ये जश्न का माहौल है, कार्यकर्ताओं में खुशी होती है। सरकार तो भाजपा की बनती है, लेकिन बिल्कुल अजीत जी, ये तो तस्वीरें हमने दिखाई कि राजधानी पटना बीजेपी कार्यालय में क्या जश्न का माहौल है। और अब हम आपको सीधे लिए चलेंगे केंद्रीय राजधानी दिल्ली, जहां की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ हमारे एंकर है दीपक शर्मा, वहां पर बीजेपी कार्यालय से मौजूद है। दीपक, कैसी तस्वीर वहां पर, क्योंकि जो जश्न का माहौल है वो राजधानी पटना में तो जो शानदार तस्वीरें वो नजर आ रही है, वहां कैसी तस्वीरें? बिल्कुल, जश्न में कहीं कोई कमी नहीं है, चाहे आप पटना मुख्यालय बीजेपी की बात कर ले या दिल्ली बीजेपी मुख्यालय की बात कर ले। जैसे ही सुबह रुझान ये संकेत करने लगे कि बीजेपी प्रत्याशित जीत की ओर बढ़ती दिख रही है, वैसे ही यहाँ बैंड पार्टियां पहुंचने लगी, अलग अलग जगह से पार्टी कार्यकर्ता पहुंचने लगे। और अब जब रुझान नतीजों में परिवर्तित होते दिख रहे हैं और बीजेपी के लिए भी ये चुनाव परिणाम अप्रत्याशित होते नजर आ रहे हैं, तो यहाँ जश्न बढ़ता ही जा रहा है। ढोल नगाड़े जोर शोर से बज रहे हैं। आपको हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरह से यहाँ जश्न का जो माहौल है वो बेहद ही शानदार है। और लगातार
तरह तरह के भाव भंगिमाओं के साथ लोग पहुंचे हैं। हम इनसे थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर दीदी का क्या हाल है और थोड़ी हम जानकारी इनसे। दीदी क्यों भाग रही हैं आप, क्या हो गया? भैया सुनो, कर ले इनका, कर ले 2 मिनट उसका आना। तो देखिए यहाँ सब लोग बहुत उत्साहित हैं और काफी शानदार माहौल है और यहाँ दीदी आपको रोती दिख रही हैं। दीदी का भी यही कहना है। पहली बार विपक्ष में बैठना पड़ेगा आपको। अभी विपक्ष में बैठते हम क्या करेगा, क्या करेगा? मुद्दा तो हम उठाएगा नहीं जनता पब्लिक का। अब हम कर रहा है, राहुल जी खुद बोला है कि हम पोलराइज किया है, हमारा सरकार भ्रष्टाचार है। हम जब बंगाल में था दीदी का तो हमारा खेला कर रहा था, इस बार हमारा खेला हो गया है। तुम्हारा अब इसका क्या होगा? हमारा वोटर्स, हमारा दिल है, हमारा बांग्लादेशी, हमारा रोहिंग्या, तो उसको हम 15 साल से चाय दे रहा था खाने को, पानी दे रहा था खाने को। अभी हमारा टेंशन हो रहा है कि अमित शाह बोला है कि हम सबको बाहर करेगा। क्या इस बार 2029 में आप एमपी का इलेक्शन लड़ोगे? फिर संसद में जाओगे? हम सपना कर रहा था जब तक दीदी है, 3 बार दीदी बन गया है, अब हम प्रधानमंत्री बन के सपना कर रहा था, लेकिन हम हार गया। अब हम प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? अभी बंगाल में अमित शाह आया तो बोला है कि फेंसिंग करेगा। फेंसिंग करबे तुम्हें, चलबे ना होगे ना, तुम फेंसिंग करबे। हमारा बांग्लादेशी को रोकेगा, हमारा टुकड़ा, हमारा बांग्लादेशी आता है छोटा छोटा। आपको हारने में झालमुड़ी का कोई रोल है? झालमुड़ी ये झालमुड़ी होबे ना, मोदी जी जब ये खाने आवे बंगाल में, अभी झालमुड़ी खावे तो हमें करबे, चलबे ना, नो प्रॉब्लम, ओके। अभी बोलছি ओके, अभी झालमुड़ी खा के मोदी जी और हमारा साथ खेला कर दिया है। हम्बा अभी हम करेगा, हम्बा बुम्बा बुम्बा खम्बा खम्बा काकू। अभी जय श्री राम बोलबे, तुम जय श्री राम बोलबे, चलबे ना बंगाल में जय श्री राम। जब दीदी झुकेगा नहीं, अभी 2 साल तो आप लोग का हिसाब होगा। पूरी बाबा अभी 2 साल डेवलपमेंट नहीं होगा बंगाल में। अरे बाबा 2 साल अभी आरजी कार मेडिकल हॉस्पिटल में जो हुआ था, हुआ है, जो कांड हुआ, एक जन को जो आप लोग मारे हैं वहाँ पे, हिसाब करेंगे। अभी छपक पड़ेगा, सब कुछ होगा। अभी आपको बांग्लादेश भेजेगा, रुकिए तो अभी जेल भेजेगा। जेल भेज के क्या होगा? जेल भेज के क्या होगा तुमको? क्या करेगा हमारे साथ? खेला होगा इस वक्त तुम्हारे साथ, खेला होगा। योगी जी को आपने मारा, योगी जी को योगी का हम ही बोले योगी हो गए योगी मिस्टर योगी सॉरी, योगी सॉरी बोल रही है। सॉरी अभिषेक बनर्जी कौन बात तुम्हारा बता रही? दीदी आपने बोला था कि बंगाल में हमें बोलছি अभिषेक गलती करता है। अभिषेक बोला है अमित शाह 4 तारीख 12 बजे के बाद रहते ना। अभी अभिषेक बिल्कुल दीपक जी, क्योंकि देखिए वहाँ पर बीजेपी कार्यालय में जो तस्वीरें हैं वो आपने हमारे तक दिखाने की कोशिश की है। बने रहिएगा हमारे साथ। और देखिए चर्चा में हमारे साथ अब स्टूडियो से राजीव रंजन श्रीवास्तव जी भी बीजेपी से जुड़ गए। बहुत स्वागत है राजीव जी आपका इस चर्चा में। पिछले 1 घंटे से हम चर्चा कर रहे थे राजीव जी, इसी कड़ी में आपको भी हम जोड़ लेते हैं आगे। जो विषय उठ रहे हैं, जो मुद्दे उठ रहे हैं, जो मत प्रतिशत भी बढ़ा, क्या कारण मानते हैं कि इतनी भारी और प्रचंड जीत अब आपको पश्चिम बंगाल में मिल रही है? देखिए, हर काली रात के बाद एक नई सुबह होती है। तो ये जो काली रात बंगाल की जनता ने लंबे समय से झेला है, आज उसका अंत हो रहा है। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नितिन नवीन जी के मार्गदर्शन में जो बंगाल की महान जनता ने प्रचंड बहुमत देने का काम किया है, हम सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से उनका आभार प्रकट करना चाहते हैं। ममता बनर्जी जी की सरकार क्यों जा रही है, ये भी विषय बहुत चिंतनीय है। आप समझिए कि जिस तरह से पिछले 15 वर्षों में उन्होंने जो आतंक का राज कायम किया था, जो जबरदस्ती लोगों को तंग किया जा रहा था, जो एक्चुअल लोग थे उनको खदेड़ा जा रहा था और जो घुसपैठिए थे उनको बसाया जा रहा था, तो ये सारे कारण रहे। धीरे धीरे पाप का घड़ा भरता है और आज वो दिन है जब पाप का घड़ा भरा है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से अस्तित्व में आने वाली है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बंगाल की उन तमाम जनता को,
तमाम लोगों को जिन्होंने इस बार हिम्मत दिखाया है, जो कहीं ना कहीं किसी डर के साये में जी रहे थे, उस डर को छोड़कर उन्होंने हिम्मत दिखाकर जो आगे आने का काम किया। और जो मत प्रतिशत की बात आप कह रही हैं, तो मत प्रतिशत तो स्वाभाविक बढ़ेगा ना, जब हमारा दर्द बढ़ेगा तो मत प्रतिशत तो बढ़ेगा ही। राजीव जी, जो सबसे बड़ी बात है, जो इस बार मत प्रतिशत बढ़ा उसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। देखिए, ये रुझान उस तरफ क्यों गया? यानी कि बीजेपी के खाते में महिलाओं की जो रुझान थी, जो उनकी पसंद थी, वो वहां पर क्यों बढ़ गई अचानक से? क्योंकि अब तक तो वो रुझान और वो साथ टीएमसी के साथ था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने महिलाओं की अनदेखी कभी नहीं की है। महिलाओं के साथ हमेशा हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है, चाहे वो उज्ज्वला योजना के माध्यम से, ऐसे योजनाओं की बात करेंगे तो लिस्ट बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन हर तरह से महिलाओं को सुरक्षा देने के मामले में हम लोग आगे हैं। बंगाल में अभी आपने देखा क्या हुआ है, बंगाल में जो महिला चिकित्सक के साथ हुआ था, उसके बाद बंगाल वालों ने क्या किया था, बंगाल की सरकार ने क्या किया था। तो ये सारी चीजें, पाप का घड़ा एक दिन में तो भरता नहीं है, धीरे धीरे भरता है, भरता 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 आज वो बाहर आ गया, भर के सारा जो उनका लेकिन राजीव जी, जो इतने वर्षों की चाह थी, जो इतने वर्षों की मेहनत थी, वो सफल हो रही है, वो साकार हो रही है। बंगाल तो भाई भूल तो नहीं जाएंगे। देखिए, बंगाल तो हमारे मैनिफेस्टो में जो आपने जिक्र किया, वो उसे भूल तो नहीं जाएंगे, वो आगे भी कायम रहेगा ना। देखिए, हमारे तो श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ही बंगाल के थे, और आज सही कहें तो आज सच्ची श्रद्धांजलि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को मिली। आज निश्चित रूप से जिक्र सम्राट चौधरी ने भी किया है आज ट्वीट में उनका। बिल्कुल, ये पूरी भाजपा ही ऐसा कहेगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो सपना देखा था, आज मुझे लगता है कि उनकी आत्मा को निश्चित रूप से बहुत शांति मिल रही होगी कि एक काले अध्याय का अंत बंगाल में भी हुआ। इस तरह से और भी जहां जहां कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हमने देखा है, हम लोग वहां से भी मुक्त करेंगे, और देश और राज्य की जनता को हम हमेशा रिकॉर्ड किए हो ना, हम लोग भूल तो नहीं जाएंगे। हम लोग भूलने वालों में से नहीं है, हम लोग लेके चलने वालों में से हैं, और जहां भी जैसी भी जरूरत हमारे देश और राज्य की जनता होगी, भारतीय जनता की जरूरत होगी, भारतीय जनता पार्टी उस पर खड़ा उतरने का काम करेगी। ठीक है इंद्रभूषण जी, क्योंकि आप सुन रहे होंगे काला अध्याय ये बता रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं, तो आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि जनता जो है वो विश्वास के साथ आगे बढ़ती है। इस बार जो दोनों ही पार्टियों की तरफ से मैनिफेस्टो भी सामने आया, कुल मिलाकर दोनों चीजें कहीं ना कहीं साथ चल रही थी। अगर हम दोनों पार्टियों की देखें तो जनता ने विश्वास तो कर लिया है, लेकिन काम यदि ना हो, क्योंकि काला अध्याय का जिक्र ये कर रहे हैं, तो कैसे जो राजनीति है वो पश्चिम बंगाल के आगे बढ़ने वाली इन 5 सालों में? देखिए, भारतीय राजनीति में पक्ष विपक्ष में चलता रहता है। जो पक्ष में हो वो विपक्ष को बोलेगा ही काला अध्याय, लेकिन अगर वो काला अध्याय था तो फिर 15 साल शासन उन्होंने कैसे किया? ऐसा तो नहीं कि बंगाल देश से बाहर है, वहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो 15 साल से थी, थोड़ी झुक गई थी एक तरफ, सबको लेके नहीं चल पा रही थी, मुस्लिम तुष्टीकरण के प्रति उनका झुकाव ज़्यादा था। उसको बीजेपी ने फैलाया, बढ़िया से फैलाया, उसमें कई फैक्टर काम आया। उसमें अभी बिहार में भी बीजेपी की सरकार बनी है, तो अगल बगल के स्टेट का भी प्रभाव पड़ता है। आसाम के जो हेमंत बिस्वा जी हैं, वो भी वहाँ जम के प्रचार किए, योगी जी भी प्रचार किए, तो ये पूरा सब SIR हुआ, CPF की तैनाती हुई, कई एंगल है। ठीक है, बंगाल में एक बार बोले रहे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक थे, उनके राज्य में बीजेपी आया, तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये पहली बार हो रहा है कि बर्मा के बॉर्डर से पाकिस्तान के बॉर्डर तक बीजेपी आ गई। पूरा जो बोलते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, पूरा कॉरिडोर पर अब बीजेपी की गाड़ी चलेगी। ठीक है, अब देखिए अभी लोग शासन में आते हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी के जो लोग नेता हैं, अभी जो फेस हैं, सब तो TMC से आए हैं। अब वो किस तरीके से TMC वाले कल्चर छोड़ के कैसे बीजेपी के कल्चर में आके शासन चलाएंगे, अब देखिए, अब आगे जनता वहाँ देखेगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, जब जिक्र हो रहा था, आपसे एक और सवाल ले लेते हैं। आज जो कार्यकर्ताओं से हम बातचीत भी कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में जो क्राइम रेट्स आए, जो सबसे बड़ा मामला RG कर अस्पताल का हमने देखा था, अब तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो परिणाम बीजेपी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है, पुरानी फाइलें भी खुलेंगी। क्या कह सकते हैं, मुश्किलें बढ़ने वाली अब TMC के लिए पश्चिम बंगाल में, क्योंकि बीजेपी वहां पर सत्ता में आएगी तो वो पहली वाली चीजें वापस से दोहराई जाएंगी? क्यों ऐसा हुआ? क्या जांच के फाइल्स वापस से खुल सकते हैं वहां पर? क्या वैसी तस्वीर हम देख पाएंगे? पहले से ही कई फाइलें खुली हुई हैं। जो उनके भतीजे अभिषेक हैं, उन पर तो कई जांच बहुत चली रही है। ऐसा थोड़ा ही है, RG कर वाले मामले भी बहुत सारे उदाहरण जांच। अब क्या पता वो उनकी मां जीती कि नहीं, मुझे
पता नहीं खड़ी थी वो भी, उस जो पीड़िता की जो माँ है। लेकिन देखिए ये एक जरूर फायदा होता है कि अगर केंद्र में जो सरकार है हाँ। वो राज्य में अगर वही पार्टी है तो विकास का एक नया आयाम तो होता ही है। दूसरा क्या है कि वो बॉर्डर वाला इलाका है, तो ये जरूरी भी था बीजेपी के लिए बॉर्डर वाले इलाके में हमारी सरकार रहे। अब वहाँ 3 राज्य जुड़े हुए हैं, त्रिपुरा, असम और बंगाल, बांग्लादेश है। और बांग्लादेश का अभी क्या हालत है आप देख ही रही हैं। एक तरह से नया पाकिस्तान की तरफ वो बढ़ रहा है, चाइना के गिरफ्त में आ रहा है। तो देश के लिए भी अच्छा है कि बीजेपी की सरकारें हैं, बॉर्डर को सील करेगी बढ़िया से। जो लोग चले आते हैं, क्योंकि वहाँ तो बॉर्डर पे बेटी रोटी का संबंध है, इधर वाले के उधर शादी है, उधर वाले के इधर शादी है, तो कैसे रोकेंगे ये लोग, क्या करेंगे। और जो SIR में कितने लोगों का नाम कटा, अभी आप घूम जाइए आसाम में, उड़ीसा में, झारखंड में, बंगाल में, जितने आपको लेबर मिलेंगे सब मिलेंगे उधर के ही, जो निचले तबके के लेबर, मिस्त्री हुआ, फिर प्लम्बर हुआ, हाँ सब वहाँ तो गरीबी है। अब कैसे इन लोगों को ये वापस करेंगे, क्या करेंगे, अगला मुकाबला तो है। लेकिन यह देश के लिए अच्छा हुआ कि चूंकि केंद्र में बीजेपी है तो वहाँ भी बीजेपी है, तो काम तो होगा ही। लेकिन हाँ, ममता बनर्जी बैठने वाली नेता नहीं है, एग्रेशन होगा, हो सकता है कि पोस्ट पोल वहाँ हिंसा भी हो। और अभी देखिए अब अगला 6 महीना कैसे कटता है राफिया नाज जी, क्योंकि जो चुनाव है, जो परिणाम है वो आप लोगों के खाते में गया, तो अब जो बातें कह रहे हैं यहाँ हमारे साथ इंद्रभूषण जी भी, जो बहुत सारे विषय रहे हैं, उन विषयों से कैसे ऊपर उठकर एक नया आयाम जो लिखने की कोशिश बीजेपी बार बार अपनी प्रतिक्रियाओं में भी कह रही है, उसकी गाथा किस तरह से लिखी जाएगी। क्योंकि अब तक जो इतिहास रहा पश्चिम बंगाल का, उस पर तो कई टिक्का टिप्पणी हो गई, लेकिन रोड मैप क्या है कि पश्चिम बंगाल की जो तस्वीरें बदलने के दावा आपकी तरफ से कर रहे हैं वो कैसे साकार हो। देखिए, जो अंधकार था वो अंधकार छट गया है और कल एक नया सूर्योदय होगा, और वो सूर्योदय जो होगा वो विकास का होगा। विकसित भारत का जो सपना है 2047 का, आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वो सपना का साकार होने का होगा। और ये सपना जनता के लिए देखा गया सपना है कि जनता को कैसे विकास की गति में लाया जाएगा। और आप देखेंगे कि किस तरीके से जो हिंसा हुई करती थी TMC के गुंडों के कारण, वो अब कम दिखेगा। अब कम क्या, अब ना के बराबर दिखेगा, क्योंकि अब जनता को अगर कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे तो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। गुंडा राज का अंत आज हो चुका है, हो रहा है। अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बेटियां सुरक्षित रहेगी, शिक्षा का काम होगा, स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं का काम होगा, रोजगार का काम होगा। इसके साथ ही साथ बंगाल का जो विकास है, अब विकास चरम पे होगा, ना कि बंगाल में गुंडा राज चरम पे होगा। क्योंकि TMC और जनता के बीच में जो लड़ाई थी, गुंडों और जनता के बीच की जो लड़ाई थी, वो जनता जीत गई है। ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी जनता ने जीती है, और जनता ने जो मैंडेट दिया है, लेकिन नदीम अंसारी जी हमारे साथ जो स्टूडियो में जुड़े हुए राफिया जी, उन्होंने ही आपसे सवाल किया, जिस जनता की बात आप कह रही हैं उसी जनता के लिए कमर्शियल सिलेंडर के रेट्स अचानक से बढ़ा दिए गए, ये सवाल भी उनका था एक। उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, जब दुनिया में जंग चल रहा है तब भारत से सुरक्षित देश कोई दिख रहा है क्या? क्या वो अर्थशास्त्र नहीं पढ़ के आए हैं? क्या उन्हें इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर उन्हें किस बेसिस पे रेट इंक्रीज या डिक्रीज होती है, उन्हें इस चीज का ज्ञान नहीं है क्या? अगर नहीं है तो वो थोड़ा पढ़ करके आए और वो ये भी बताते चले कि झारखंड में जो मुफ्त में शिक्षा देने की बात की गई थी UG से PG की छात्रों को, वो कहाँ गया? जो हमारी माताएं बहनें वृद्ध है, वृद्धा पेंशन कहाँ गया? झारखंड में अगर आप रोजगार मांगने जाएंगे तो आपको लाठी और FIR के सिवा कुछ नहीं मिलता। वो वादे कहाँ गए? रोजगार के, शिक्षा के, सुरक्षा के। हम जो वादे करते हैं उसे निभाते भी हैं। बंगाल में जो हम लोगों ने वादा किया है, शिक्षा, सुरक्षा, मातृ शक्ति को नेतृत्व क्षमता देने का, मातृ शक्ति को मजबूत करने का, वो हम निभाएंगे भी, ना कि इनकी तरह मेज पीट करके महिलाओं के माथे पे और मुंह पे
तमाचा मारने का काम इन लोगों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी इस पे विश्वास नहीं करती है। धरातल पे काम दिखेगा, क्योंकि हम 365 दिन धरातल पे काम करने वाले हैं, ना कि एसी में बंद कमरे में रूम में बैठ करके एसी बढ़ा करके ये कहने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अंतिम संस्कार कर देंगे, ये लोग ये कहते हैं। ठीक है नदीम जी। देखिए, अभी वो हमको इकोनॉमिक्स पढ़ा रही थी, उनको मैं इंटरनेशनल जो राजनीति हो तो वो मैं उनको पहले पढ़ा दूं कि जिस तरीके से मोदी जी विदेश नीति पे फेल हुए हैं। आपकी आप पहले देखिए, आपको मैंने सुना है, आपको भी सुनना होगा, नहीं तो मैं आपको भी नहीं बोलने दूंगा। अपनी प्रतिक्रिया रखिए, दूसरे को सिखाना नहीं, दोनों नहीं, आप अपनी अपनी बयानों को सामने रखिए। नदीम जी, मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से केंद्र की सरकार विदेश नीति पे फेल हुई है, एक वक्त था कि रसिया हमारा सबसे ट्रस्टेड कंट्री था, जहाँ से हम क्रूड ऑयल लेते थे, ईरान से भी लेते थे और बाकी भी जगह से लेते थे। ये विदेश नीति इस तरीके से, जिसके हाथ हरदीप पुरी जी जो हैं, जो F-16 के बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, उन्होंने खुद ही कहा कि कई बार F-16 से उनकी मुलाकात हुई है, और जो F-16 फाइल के दबाव में जो ये सरकार काम कर रही है, तो आप पूरी तरीके से आज ये केंद्र सरकार जो है उस फाइल के दबाव में अमेरिका के आगे सरेंडर नतमस्तक हो चुकी है। अब उसी का दबाव है कि आप भारत जैसे एक देश को, जो कभी अपने आप को स्वतंत्र करता था और इस एशिया के इस भाग में भारत का एक अपना वर्चस्व होता था, अब अमेरिका इसको डिक्टेट करेगा कि आप किस देश से कितने दिनों तक और कैसा क्रूड ऑयल आप लेंगे। आपकी विदेश नीति फेल होने के वजह से जो आप क्रूड ऑयल जो खरीदते थे आप रशिया से या ईरान से, उस वजह से आप ये प्राइस हाइक की बात कर रहे हैं, ये आपकी विदेश नीति फेल हो गई है, इस वजह से आपको ये दिन देखने को पड़ रहा है। बार बार आप ये कह रही हैं कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे, महिलाओं को तमाचा, तो आप संसद का विशेष सत्र बुला करके महिलाओं को जो करारा तमाचा आपने मारा है, उनके जो 33% जो उनका रिजर्वेशन का अधिकार था, आपने 2023 में कथाकथित जो बिल पास करके उसको अभी तक आपने लागू नहीं किया है, तो महिलाओं को तमाचा तो वहाँ है। बार बार आप महिला सुरक्षा की बात करती हैं, आप हासरत भूल जाती हैं, आप उन्नाव भूल जाती हैं, आप मणिपुर भूल जाती हैं, आप जंतर मंतर पे उन बेटियों को भूल जाती हैं जो कभी इस देश की मान सम्मान के लिए मेडल लाया करती थी, और आप महिला सम्मान की बात कीजिएगा। आप इनको इंसाफ तो दिलाइए ना, आप इनको इंसाफ नहीं दिला पा रही हैं। और जहाँ पे काली रात थी, लेकिन उस काली रात को भाजपा काला दिन भी बनाने वहां जा रही है। तो जिस तरीके से भाजपा अपने चाल चरित्र और चेहरे को दिखाना चाह रही है, वो चेहरे के ऊपर कई चेहरे लगाए बैठे हुए हैं। तो बाकी जहां आप जिस तरीके से आप महिला सुरक्षा की ढोल पीट रहे हैं, तो आप बताइए ना, मेरे इतने सारे सवाल हैं। हासरत में आपने क्या किया, मणिपुर में प्रधानमंत्री ने क्या किया, इन सवालों के जवाब ले लेंगे आप, याद रखिएगा राफिया नाज जी, इन सवालों के जवाब ले लेंगे आपसे। उससे पहले एक बार राजीव रंजन जी का वापस से रुख कर लेते हैं। राजीव जी, समय है लगभग 3 बजे का, अब परिणाम बिल्कुल स्पष्ट है, 190 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। देखिए, बीजेपी ये दावा तो कर रही थी कि हम जीत हासिल करेंगे, लेकिन प्रचंड जीत हासिल करना अपने आप में एक बड़ा इतिहास बीजेपी रचने जा रही है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से राजीव रंजन जी, संवाददाता हमारे, उनसे मैं सवाल कर रही थी, क्योंकि नाम दोनों का राजीव है तो ये कंफ्यूजन है। राजीव रंजन जी, जिस देश सुशीलता, सबसे पहले ये देखिए तस्वीर दिखा देते हैं। अब माहौल तो जो आपने बताया, ये देखिए कि प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी पहुंचे हैं, क्या कहेंगे मनोज जी जीत को लेकर? साहब, ये कोई कार्यकर्ता के लिए कोई समान जीत नहीं है। 50 साल का अराजकता का अंत हुआ है, अब 15 साल का महाअराजकता था जिसका अंत हो गया है। ये कोई मामूली जीत नहीं है, ये हमारे डायनामिक चेंज करने का एक प्लान था जिसको बचा लिया गया है। मैं शुक्रिया करता हूं बंगाल के जनता को और माननीय प्रधानमंत्री जो अमित शाह जी को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, जिन्होंने इतनी अच्छी संरचना बनाए जिसके वजह से इतनी बड़ी जीत है। आज हमारे कार्यकर्ता सब, चलिए हम आपसे फिर बात करेंगे। ये देखिए संजय सरावगी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस जश्न में शामिल हो गए हैं, वो खुद भी शामिल हो गए हैं, और ये देखिए कार्यकर्ताओं से वो बात कर रहे हैं, मीडिया से भगवा खिला है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया बंगाल में, और आज बंगाल की धरती भगवा में हुई है। बड़ा दिन ममता बनर्जी और टीएमसी का सुपड़ा साफ हो गया। जो जिन विरोधी सरकार थे
जिन्होंने रोहिंग्या बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को बसाया, आज बंगाल के लोग प्रसन्न हैं, अति प्रसन्न है कि आज भारतीय जनता पार्टी का वहां कमल खिला है। और निश्चित रूप से जो सपना देखा हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो उनकी जन्मभूमि है, उस जन्मभूमि में कमल खिला है। बड़ी बात, पूरे देश के कार्यकर्ता, असंख्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस दिन का इंतजार कर रहे थे कि बंगाल में कमल खिले, पूर्ण बहुमत से सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की वहां बन रही है। सत अभिनंदन है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, सत अभिनंदन है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का, सत अभिनंदन है गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, सत अभिनंदन है पूरे बंगाल के असंख्य कार्यकर्ताओं का, वहां की जनता का। जब उनको मत डालने का अधिकार मिला, बंगाल की सरकार थी या टीएमसी या ममता बनर्जी बूथ छाप लिया करते थे, जब चुनाव आयोग ने स्वच्छ मतदान करने का अधिकार मिला, सभी लोगों ने टीएमसी का सुपड़ा साफ कर दिया और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया। आज बंगाल के जो मतदाता है वो आभार प्रकट कर रहे हैं चुनाव आयोग का कि उन्होंने स्वतंत्र मत देने का उनको अधिकार मिला है। बड़ा दिन आज भारतीय जनता पार्टी के लिए। बंगाल में, बंगाल की धरती पर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर आज कमल खिला। पूरे देश के नागरिक और असंख्य कार्यकर्ता आज खुशी मना रहे हैं, रंग लगा रहे हैं, अबीर लगा रहे हैं। दिवाली और होली एक दिन ही मन रही है। देखिए, सुष्मिता, लड्डू खिलाया जा रहा है पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष को, और ये खुशी का माहौल है, ये जश्न का माहौल है और ये माहौल देखते ही बन रहा है। ये देखिए, और मैं कोशिश करूंगा कि विजय सिन्हा जी से क्या कहेंगे। आज बड़ा दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और बंगाल के लिए भी। बंगाल में आज कमल खिला, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के धरती पर आज भगवा लहराया, कमल खिला। भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बन रही है। बंगाल के दर्जनों सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जो बलिदान दिया है, बंगाल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, आज उनके बलिदान के कारण बंगाल में सख्त अभिनंदन है प्रधानमंत्री जी का, नितिन नवीन जी का, अमित शाह जी का, वहाँ के कार्यकर्ताओं का, वहाँ की जनता का, जो सुपड़ा साफ कर दिया टीएमसी का और ममता बनर्जी का। भारत माता की जब हारते हैं तो आरोप लगाते हैं और जब जीतते हैं तब तो बोलते हैं मतदान हुआ है। इसलिए चुनाव आयोग का बंगाल के लोग धन्यवाद दे रहे हैं। स्वच्छ मतदान करने का अधिकार दिया बंगाल में। पूरे बंगाल की जनता को, आसाम की जनता को, जिसने इतिहास रचा है, एक विकास पर विश्वास किया, भय को मिटाया, जो अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ाने की भूमिका निभाया, उससे मुक्ति पाया। आज हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी ने के ऊपर वहाँ की जनता ने विश्वास व्यक्त किया है, एक नया इतिहास रचा है। सभी को हृदय से बधाई, धन्यवाद। लग रहा है, नौकरी कर रहा है ना। देखिए सुष्मिता, ये स्थिति है। हाँ बिल्कुल राजीव जी, क्योंकि आपने बात की प्रदेश अध्यक्ष से, इन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट कहा, जो तस्वीरें नजर आ रही है वो जश्न की तस्वीरें। बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा को वापस बढ़ाएंगे, लेकिन आप तस्वीरें लगातार दिखाइएगा राजीव जी, क्या वहां पर जश्न के माहौल है, और तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार जरूर देख रहे हैं कि क्या वहां पर लोगों में, कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल लगातार देखने को मिल रहा है। चर्चा को हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ भूषण जी लगातार जुड़े हुए, नाफिया नाजी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, बहुत शुक्रिया उनका हमारे साथ आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जो अगला सवाल है वो मैं वापस से
इंद्रभूषण जी से लेना चाहूंगी। इंद्रभूषण जी, जब चुनाव के परिणाम सामने आते हैं तो ये कहा जाता है कि जो शीर्ष नेता हैं उनकी बहुत बड़ी भागीदारी होती है, और बिहार से एक वो नाम था नितिन नवीन का जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी जिम्मेदारी संभाली, और जिम्मेदारी संभालते के साथ ही एक और बड़ी जिम्मेदारी इन चुनावों के लिए उन्हें मिला। कितना साकार रहा उनके लिए ये समझ पाना, उनके लिए बड़े पैमाने पर काम कर पाना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हुई, यानी कि नितिन नवीन की बात हुई है। देखिए, बंगाल के जो आइकन थे वो लोग कायस्थ वर्ग से आते, स्वामी विवेकानंद, जितने बड़े बड़े आइकन थे। तो एक बीजेपी तो मैसेज करती है, कास्ट पॉलिटिक्स करती है, इसमें कहाँ दो मत है। गुजरात में जितना था तो बिहार के राज्यपाल को उन्होंने राष्ट्रपति बना दिया था कोहली जी, कोहली वोट के लिए, तो उसका तो फायदा मिला। लेकिन नितिन जी का वहाँ के जिताने में कोई खास रोल नहीं है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, एक मैसेज है कि नितिन जी अध्यक्ष बने, कायस्थों का बोलबाला है। वहाँ संघ का रोल है। संघ वहाँ पिछले कई सालों से बहुत निचले स्तर पे काम कर रहा था, बताएंगे हमारे सहयोगी। संघ वहाँ बहुत नीचे स्तर पे काम कर रहा था। जो काम त्रिपुरा में किए थे विप्लव देव जी, वही काम यहाँ भी हो रहा था। संघ तो 2 महीने पहले से कह रहा था कि हम 200 सीट जीत के आएंगे, तो यानी कि लोगों को पता था नीचे क्या काम हो रहा है। और उसमें ममता बनर्जी का जो मुस्लिम तुष्टिकरण है वो उसमें काम कर गया। बीजेपी के लिए वो मतलब संजीवनी है, उसमें और आगे काम कर गया। फिर वो SIR फालतू वोट हटाए गए, बांग्लादेशियों को हटाया गया। फिर जो CPM की जो तैनाती हुई, तो जो लोग वोट नहीं दे पाते थे वहाँ के क्लब पॉलिटिक्स के चलते, क्लब की गुंडागर्दी के चलते, सब लोग आगे आए, सब लोगों ने वोट दिया। अब सोचिए ना कि वहाँ 6 जिले हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरा दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और बीरभूम। वहाँ की 42% सीटें, जहाँ 70% मुस्लिम हैं, बीजेपी ने जीत ली। तो आखिर क्या कारण है भाई? कुछ तो कारण है। जहाँ जिन सीटों पर पिछले 15 साल से 67 सीटों पर ममता कायम थी, वहाँ पर जीत गए 43 सीटें। तो कहीं ना कहीं तो विरोध था उनका, ममता दीदी का जो मैंने अब उसको आप गुंडा बोलिए या फिर क्लब पॉलिटिक्स कहिए, जो निचले स्तर पर जो उनका दबदबा था वो बीजेपी ने तोड़ा। मतलब निचले स्तर से काम हुआ, शायद यही कारण है कि परिणाम आज हम ये देख रहे हैं। संघ का ये मेरा मानना है कि ठीक है, बीजेपी उसका फेस है, बीजेपी को ही उसका श्रेय मिलेगा, मोदी को मिलेगा, लेकिन संघ और बीजेपी के जो वहाँ ट्यूनिंग थी बहुत ही अच्छी थी और बहुत बढ़िया नीचे स्तर पर। इंद्रभूषण जी, जो डेटा कहता है, इसका जवाब मैं राजीव रंजन जी आपसे भी लूंगी। जो बढ़त लगातार राज्यों में बीजेपी की बढ़ रही है, अगर क्षेत्रफल के लिहाज से हम देखें तो करीब जो 72% क्षेत्र है वो बीजेपी की सरकार वहां पर अब देश में नजर आ रही है, और इस क्षेत्रफल में लगभग 78% जनसंख्या रहती है। यानी कि अब 72% क्षेत्र में अब बीजेपी की सरकार है, यानी कि जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। अब जिम्मेदारी के साथ जवाबदेही भी बढ़ेगी। तो बीजेपी इन क्षेत्रफल के साथ अब कैसे समीकरण बैठाकर काम करने वाली? राजीव जी, देखिए, ये जो लगातार जो जीत हो रही है और विभिन्न राज्यों में हमारी सरकारें बन रही हैं, वो बीजेपी के एक दिन के मेहनत का नतीजा नहीं है। बिल्कुल, बीजेपी ने लंबे समय से जनता के बीच रह के जनता के लिए कार्य किया है। और मैं आपसे बता दूं, चाहे हमारा नेतृत्व करता कोई भी रहा हो, किसी भी राज्य का नेतृत्व करता रहा हो, वो हमेशा जमीन से जुड़ी हुई चीजों पर ध्यान देता रहा है। आप चाहे राज्य के राज्याध्यक्ष जो हमारे होते हैं पार्टी के, उनकी बात करें, या फिर जो हमारी सरकार के मुखिया होते हैं राज्य में, उनकी बात करें, डाउन टू अर्थ होते हैं सभी लोग। हमारे यहाँ की पहली ये एक खूबसूरती है, कहें कि हमारे तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आप जब भी गौर करेंगे तो हमारे यहाँ से देखते होंगे आपकी फलाना कार्यकर्ता सदन में चला गया, तो हमारी पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो हम लोग जनता के बीच सबसे बड़ा उदाहरण है। नितिन नवीन जी उदाहरण है। अभी देखिए, अरविंद शर्मा जी को सदन भेजा गया बिहार से, तो वो विशुद्ध कार्यकर्ता हैं, हम लोगों के बीच साथ उठने बैठने वाले लोग थे, और आज वो सदन में हैं। तो देखिए, पार्टी जो है हमारी भाजपा, वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और कार्यकर्ता किसके बीच होता है? जनता के बीच होता है। तो जनता का सीधा संवाद संगठन और सरकार से है। जब संगठन और सरकार सीधा संवाद जनता से करेगी तो जनता थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेगी ही, और यही कंफर्ट जोन जो है जनता को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ती है। और ये जो अभी आप कह रही है ना कि 78% जनता है, हम तो 100% जनता के दिल में उतरना चाहते हैं। हम तो पूरी देश की जनता के दिल में उतरना चाहते हैं। जो हमारा विपक्षी है हम उसके भी दिल में उतरना चाहते हैं, लेकिन काम के दम पे
हम किसी को डराकर, किसी को धमकाकर, किसी को वोट देने से रोककर जो तमाम खबरें मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आप ही लोगों ने चलाया था, हमने तो उस खबर को नहीं जाना था। सब तमाम खबरें जो बंगाल में बाकी जगहों पे जो विपक्ष ने मुर्शिदाबाद की घटना हो या फिर और भी जितनी भी घटनाएं हों, उस सबको जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार के तंत्र ने और उनके पाले हुए, मैं बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि पाले हुए पालतू गुंडों ने जिस तरह से चुन चुन कर भाजपा के कार्यकर्ताओं को, आम आदमी को तंग करने का काम किया था, आज ईश्वर और देवतुल्य जनता ने उसको जवाब देने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी लोगों से जुड़ी है, लोगों का काम करती है और यही कंफर्ट बीजेपी के अंदर से बाहर तक का जोन जो भी है, बीजेपी के लोग और लोग बीजेपी से सिर्फ इसीलिए जुड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी जब आपसे सवालों का जवाब ले रहे थे तब आपने एक बात कही थी कि केंद्र में यदि सरकार हो और राज्य में भी अगर उनकी ही सरकार आ जाए तो विकास जो है वो बेहतर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इस पर जो मेरा सवाल जुड़ रहा है आगे नदीम जी से जुड़ रहा है कि नदीम जी, केंद्र का सहयोग कैसा है? क्योंकि झारखंड में तो वो गूंज हमने बहुत सुनी है कि केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा। शायद यही कारण है कि विकास की रफ्तार उतनी तेज नहीं है। जहां जहां आपके नेतृत्व में सरकार है या आपके सहयोगी के साथ सरकार है, वहां किस तरह से विकास की गाथा और केंद्र सरकार का कितना बड़ा रोल आप मानते हैं कि सहयोग मिल पा रहा है? नदीम जी, अच्छा ठीक है, आप एक बार को जोड़ना चाह रहे हैं। जी, मैं ये इसमें कहना चाह रहा था कि केंद्र और राज्य की सरकार, जब भी एक पार्टी की सरकार होती है, वो चाहे भाजपा की हो या किसी और दल की हो, तो स्वाभाविक तौर पे विकास तेजी से होता है। उसके दो कारण हैं। एक तो नेतृत्व हमारा केंद्र होता है हमेशा, और जब नेतृत्व केंद्र होता है और उसी की टीम बिहार में भी होती है या किसी राज्य में भी होती है, तो सामंजस्य आसानी से बैठता है। और जब दूसरे दल की सरकार होती है तो सामंजस्य बैठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हम जमीन मांगते हैं, वो कहते हैं कोशिश तो लेकिन की जा सकती है। मैं बता रहा हूँ। आप हमारे आदरणीय गडकरी जी ने खुले मंच से प्रशंसा की थी दूसरे दलों की जहाँ काम हुआ था। तो हम लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, जहाँ काम होगा हम वहाँ मदद करेंगे। और झारखंड की सरकार के बारे में कहना पड़ेगा क्या कि वहाँ की क्या स्थिति है? हम लोग जहां भी कोई भी सरकार हो, सामंजस्य भले बैठ जाता हो कि दोनों सरकार अगर एक टीम की है, स्वाभाविक है दोनों ही पिच पे अगर एक ही टीम खेलेगी तो कोई जीते कोई हारे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सामने वाला अगर हमारा विरोधी होता है तो वो हमें हराने की कोशिश करता है, हम उसे हराने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा होता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन केंद्र सरकार कभी भी, चाहे वो प्रदेश भाजपा शासित हो अथवा नहीं हो, दोहरा व्यापार जो आप लोगों पर हमेशा से सवाल खड़े हुए हैं कि जो आप लोगों की तरफ से सहयोग, मतलब कि केंद्र सरकार से जो सहयोग मिलना चाहिए था वो सहयोग नहीं मिल पाता है। ये भी नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा केंद्र सरकार कभी नहीं, बकाया राशि की बात तो कितनी बार झारखंड में उठी है। केंद्र की सरकार कभी भी दोहरी नीति नहीं अपनाती है। कुछ टेक्निकलिटी होगी, उसको आधा परोसा जाता है, आधा छोड़ दिया जाता है। कुछ अगर विशेष किसी मुद्दे पे बात हो तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जब नट सेल में बात करेंगे तो कुछ चीजें नैरेटिव भी फैलाई जाती है। चलिए ठीक है, आप नदीम जी से एक बार जवाब ले। बहुत देर से आप बेचारा कुछ बोलना चाह रहे थे। नदीम जी, जो राफिया नाज जी ने सवाल अधूरे छोड़कर गए, मुझे लगता है कि यहाँ पर राजीव रंजन जी उन सवालों का जवाब आपको पूरा कर देंगे। बताइएगा एक बार। देखिए, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे सवाल उठाए गए। हाँ। अभी सबसे जो बड़ी बात अभी सवाल उठाई जा रही है, और भाजपा ये हर जगह कहती है, डबल इंजन की सरकार, यानी केंद्र में भी हमारी सरकार हो और राज्यों में भी हमारी सरकार हो, तब हम देश को विकसित या विकास के रास्ते पे लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये लोकतंत्र का जो मूल है उसके ऊपर भाजपा हमेशा से सवाल उठाती है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जब केंद्र में या राज्य में कोई सरकार बन जाती है तो वो किसी पार्टी की सरकार नहीं होती, वो देश की सरकार होती है या राज्य की सरकार होती है। तो चाहे वो राज्य में किसी की सरकार हो, केंद्र में किसी की सरकार हो, किसी भी राज्य को आप इस आधार पे उसमें भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि उस राज्य में किस पार्टी की सरकार है। तो भाजपा ये सिद्धांत पे चलती है, तभी ये हर जगह डबल इंजन की बात करती है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे कि जहाँ पे भाजपा भेदभाव करती है। दूर नहीं जाइए, आप बिहार में ही देख लीजिए कि एक वक्त इस प्रधानमंत्री जी ने बिहार की बोली लगाई थी कि 125 करोड़ दूं, तो वो 125 करोड़ कहाँ गया और बाकी योजनाएं धरातल पे कहाँ उतरी, ये सोचने और इसको जांचने का विषय है। अब ये बार बार ये कह रहे हैं कि इनका कहना है कि आप जैसे ही बताया अपनी रिपोर्ट में कि लगभग 72% जो स्टेट्स हैं उसमें भाजपा की सरकार है।
और ये क्लेम करते हैं कि भाजपा विकास की तरफ जा रही है, भाजपा सारे अच्छे काम को कर रही है। तो जब देश का एक बड़ा हिस्सा आपके अधीन है, आपकी पार्टी वहाँ पर रूल कर रही है, तब तो चाहिए कि पूरे जो 72% है कम से कम वहाँ तो विकास की गंगा बहनी चाहिए। लेकिन वहाँ तो नाली से गैस निकालने की बात हो रही है, वहाँ तो झाल मुड़ी बेचने की बात हो रही है। तो अगर आपके पास ये स्टेट्स आप रूल कर रहे हैं, उनमें भी आप अपना विकास का जो तरीका है उसको नहीं दिखा पा रहे हैं, तो फिर कहाँ पे आप खोखले वादे कर रहे हैं। देखिए, हकीकत ये है कि भाजपा जो है सत्ता की भूखी है, उसको सत्ता चाहिए। जनता क्या कर रही है, जनता किस पीड़ा में है, जनता को क्या चाहिए वो नहीं। आज बताइए कि आप 2014 से लेके आज तक आप हैं, आप इस देश की 80 करोड़ जनता को, लेकिन नदीम आप इतनी बातें कह रहे हैं, अगर चुनाव परिणाम बीजेपी के खाते में जा रहा है तो जनता ने कुछ तो सोचकर अपना मत का इस्तेमाल किया होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप 30 सेकंड वक्त दीजिए। 2014 से लेकर आज हम लोग 26 में बैठे हुए हैं। आप देश की लगभग 80 करोड़ जनता को 5 kg राशन पे आप उसकी जीवन जिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रोजगार नहीं दे रहे हैं, उसको तरक्की करने का रास्ता नहीं दे रहे हैं, और आप बात करते हैं विकास की। तो कौन सा विकास? और ये बार बार, अभी इसके पहले के भी हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता थी वो भी कह रही थी, और अभी हमारे साथी भी कह रहे हैं कि हम लोग महिलाओं को विकास करेंगे, महिलाओं को वहाँ पे। ठीक है, ममता के राज में भी कोई बहुत अच्छा चीज़ वहाँ नहीं था, लेकिन उसके अलावा बाकी स्टेट में, जैसे पहले भी मैंने कहा कि हाथरस से लेके उन्नाव से लेके नालंदा से लेकर के पटना मिनट तक उन बेटियों, क्या वो बिहार की बेटी नहीं है? जहाँ पे आपको सत्ता मिल जाता है वहाँ बेटियों को भूल जाते हैं, और जहाँ सत्ता आपको चाहिए वहाँ पे बेटी और विकास आपको याद आता है। तो आपको ये जो दोहरा स्टैंड आप अपना रहे हैं, आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आप एग्जाम्पल के तौर पे चलिए कि हाँ मेरे पास राजस्थान में सरकार है, मेरे पास मध्य प्रदेश में सरकार है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में आपने खुद ही कहा कि 32% है। तो वहाँ की उपलब्धि तो आप बताइए कि वहाँ किस तरीके से महिलाएं सुरक्षित हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, जो गरीब लोग हैं उसको आप जनधन के तहत आप उसको जोड़ रहे हैं, आप ही का सारा स्कीम लाया हुआ है। आप ये जो उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, तो जब कांग्रेस के राज्य में 500 रुपए की सिलेंडर थी, आप लगभग 1000 रुपए लेके गए हैं, और उसका एक डाटा बताता है कि लगभग 60 से 70% उज्ज्वला की जो हमारी बहनें हैं जो उसका लाभार्थी थी, उन्होंने कभी दोबारा सिलेंडर नहीं लिया। तो आप उनको 5 kg राशन दे रहे हैं और 1000 का सिलेंडर आप दीजिए, तो कहां से उनके घर में चूल्हा जलेगा? और अभी जिस क्राइसिस में थे, भाजपा वाले लोग जो उज्ज्वला योजना की आज बात कर रहे हैं और पहले भी करते थे, यही लोग गिना रहे थे कि आप लकड़ी से पे खाना बनाइए, और मीडिया का एक अधिकतर हिस्सा ये देश को बताने में लग गया था कि लकड़ी से खाना बनाने के क्या क्या फायदे हैं, पूर्वज की आयु कितनी होती थी। एक सवाल तो ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा। मैं आंकड़ा भी आपको बता रही थी, जो अब देश के जो राज्य हैं क्षेत्रफल के हिसाब से 72% ऐसे अब क्षेत्रफल हैं जहां पर अब बीजेपी की सरकार आ गई, 78% ऐसे जहां पर वो जनता उनके साथ में है। तो अब देश का भविष्य कैसे देख रहे हैं? देखिए, देश का भविष्य भाजपा जो है, देखिए तंत्र के हिसाब से लोकतंत्र के ऊपर हावी है। तो इसलिए जहाँ पे मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप देश के एक बड़े हिस्से के ऊपर आप शासन कर रहे हैं, तब तो आप जिस तरीके से जो भी आप वादे और विकास की जो आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो विकास अब तक पहुँच जाना चाहिए, वो राज्य विकसित हो जाने चाहिए। वहां पे किसने आपको रोका? ठीक है, चलिए अब इसका जवाब ले लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मैं वापस से इंद्रभूषण जी के पास आना चाहूंगी। इंद्रभूषण जी, तस्वीरें साफ हैं, समझ आ पा रहा है मुख्यमंत्री चेहरा टीएमसी के पास तो ममता बनर्जी थी, लेकिन अगर हम अब बीजेपी की बात करें, शुभेंदु अधिकारी एक वो नाम, प्रदेश अध्यक्ष जो पहले भी टीएमसी में रहे हैं, अब एक वो नाम की चर्चा हो रही है, और इसके साथ और कौन से नाम आप जो है वो रेस में देख रहे हैं जिस पर बीजेपी भरोसा जता सकती है? क्योंकि एक नाम बदल रहा है, एक चेहरा बदल रहा है, और इस पर एक भरोसा जनता को आगे आने वाले चुनाव में भी दिखाना होगा। देखिए, वहाँ फेस तो उन्हीं का है, शुभेंदु जी का, लेकिन बीजेपी का जो इतिहास रहा है, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, बिहार भी हो, तो बीजेपी में कौन प्रधानमंत्री और अमित शाह जी किसको तय करेंगे, ये कोई आज तक जान नहीं पाता है। लेकिन शुभेंदु जी के फेस पर ही पिछला चुनाव भी हुआ था, ये चुनाव भी हुआ, और वो एग्रेसिव भी हैं, ममता जी से लगातार लड़ते भी हैं, ममता दीदी की पार्टी में भी थे, तो उनकी सब
कला को वो जानते भी हैं। ठीक है। तो ममता दीदी को अगर परास्त करना है तो मुझे लगता है कि शुभेंदु जी को ही बनाना चाहिए। नाम शुभेंदु अधिकारी का ही चल रहा है, जो चर्चा जरूर है उनके नाम की, और मुझे लगता है कि वो मिलना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने वो मेहनत की है फेस वही है, और चुनाव का परिणाम भी कहीं ना कहीं इसी कारण भी हम देख पा रहे हैं। हमारे साथ मृत्युंजय शर्मा बीजेपी से फोन लाइन पर जुड़े हुए, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय जी, सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको, बधाई आपको। एक वो राज्य पश्चिम बंगाल भी अब आपके खाते में, लेकिन किस तरह से विकास की गाथा वहां पर लिखेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले सुष्मिता जी। और मुझे लगता है कि बंगाल का जो परिणाम आया है, कई बार बहुत सारे नैरेटिव्स होते हैं, लेकिन एक जो बहुत बड़ा नैरेटिव उसमें था वो ये था कि कम्युनिस्ट शासन के 34 वर्षों के बाद भी जिस प्लान पर ममता बनर्जी सत्ता में आई और 15 वर्षों तक उन्होंने शासन किया, एक्चुअली आप देखेंगे बंगाल तुष्टीकरण तो अलग ही छोड़ दीजिए, इन्फिल्ट्रेशन तो अलग ही छोड़ दीजिए, मुद्दा एक सामाजिक मुद्दा है। विकास के मुद्दों पे भी आप देखेंगे तो राज्य पिछड़ता ही चला गया। जब कम्युनिस्ट छोड़ के गए थे तो ये पर कैपिटा इनकम में 20वें स्थान पे था और ममता बनर्जी जी ने इसे 24वें स्थान पे ला दिया। इसी प्रकार इंडस्ट्रीज देखिएगा आप रूरल इकोनॉमी देखिएगा, शहरों की इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देखिएगा, सब इतनी बदतर हो चुकी थी कि लोग त्रस्त आ चुके थे। उन्हें लग रहा था कि ये कम्युनिस्ट रूल के कंटिन्यूएशन के तौर पर ही कोई बदलाव नहीं आया है। और इसलिए 15 साल को सत्ता के बाद जब एक बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाया, जब लोगों को ये सुरक्षा महसूस हुई कि वो बाहर निकल के अपनी स्वेच्छा से वोट डाल सकते हैं बिना डर के, तो देखिए कितनी भीड़ में और कितनी संख्या में लोगों ने वोट डाला। 93% लोगों ने वोट डाला और लोगों ने इतना खुलकर वोट डाला। आपके टीम वाले गए होंगे बंगाल में, ग्राउंड पे हर कोई सिर्फ यही बोल रहा था कि बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए, एक चेंज होना चाहिए, कोई नया आना चाहिए। और ये जो रिजल्ट है उसी का मैनिफेस्टेशन आपको दिख रहा है। हर कोई बंगाल में त्रस्त था इस सरकार से, इसकी तुष्टीकरण की नीतियों से, इसके विकास पे इसने जो कुछ काम नहीं किया। इंडस्ट्रीज भाग रही थी, करप्शन का जो लेवल है, कट मनी, सिंडिकेट, तो मुझे लगता है कि बंगाल के इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। बिल्कुल मृत्युंजय जी, और देखिए धन्यवाद के पात्र भी वो शीर्ष नेता हैं जिन्होंने पूरी दमखम के साथ के चुनाव में जीत हासिल करने की कोशिश और कवायद की, उसका परिणाम मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। अंतिम के कुछ मिनट बचे हुए, एक एक कर मैं चाहूंगी कि सभी की प्रतिक्रियाएं जरूर ले लें। सबसे पहले राजीव रंजन जी, क्या कुछ कहेंगे आप तक के परिणाम को देखते हुए और आगे, क्योंकि जनता आप पर भरोसा जता चुकी है, किस तरह से जनता के भरोसा को आगे कायम रखने वाले हैं? जनता का आभार, देवतुल्य जनता को हम प्रणाम करते हैं। आपने एक भले अपने लिए ही सही लेकिन अच्छी सरकार चुनी। अब तक जिन कारणों से आप डर के कारण हो या जिन कारणों से भी आप नहीं निकल पा रहे थे, जिस डर को आपने खत्म किया है, बीजेपी के तमाम नेता, तमाम पहरुआ आपके उस डर को हमेशा दूर रखेंगे और शांति बनाए रखेंगे। आपके राज्य में आपको दिखेगा कि अगले 5 वर्षों में जो बहुत सारे वर्षों में नहीं हो पाया, वो अगले वर्षों में बंगाल का विकास दिखेगा। ठीक है नदीम जी, देखिए कम शब्दों में बताइएगा, समय की पाबंदी है। जैसे भी तंत्र से या जैसे भी भाजपा सरकार वहां पे आई है, आप भी मानने को तैयार नहीं है नदीम जी। बिल्कुल जनादेश अपमान नहीं, कोई अपमान नहीं हो रहा है। ठीक है नदीम जी, मैं अब जब चूंकि भाजपा वहां सरकार बना रही है तो उसको मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं और मैं उम्मीद करता हूँ शुभकामनाएं दे दी, इससे बड़ी चीज क्या बिल्कुल अब सरकार में आप आए हैं और सवाल इंद्रभूषण जी आखिरी आपकी तरफ से आपका तंत्र काम कर रहा है। ठीक है इंद्रभूषण जी, अंग्रेज कालीन जो था ना बंगाल प्रेसिडेंसी, तो अब 3 स्टेट में बीजेपी आ गई। तो अब तो हम लोग बिहार, उड़ीसा और बंगाल ये लोग उम्मीद करेंगे कि हम भी बिहार और बंगाल भी गुजरात और महाराष्ट्र की तरह आगे बढ़े। चलिए बिल्कुल आपने सही कहा इंद्रभूषण जी, जो उदाहरण आपने रखे हैं गुजरात और महाराष्ट्र के लिए भी, वहां पर भी जो विकास उसी तरह लोग सोचे, मोदी जी की टीम उसी तरह सोचे बिहार के लिए, बिहार और बंगाल के लिए भी सोचे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इंडिया कंपनी की तरह काम ना करें। चलिए ठीक है, अब बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की चर्चा में तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने अपनी अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया जरूर रखी। इंद्रभूषण जी हमारे साथ विशेष पत्रकार जरूर जुड़े हुए थे जिन्होंने हर सवालों के जवाब आपके दिए हैं कि किस तरह से समीकरण बना और कहां प्रचंड जीत बीजेपी को मिली और हार का कारण क्या कुछ रहा। फिलहाल के लिए परिणाम पर नजरों के लिए आप लगातार देखते रहिए कशिश न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।